Hello everyone. Today we are going to discuss the topic of direct tax, its merit and demerits. यानी आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो प्रत्यक्ष कर हैं उस प्रत्यक्ष करों के जो गुण और जो दोष है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम टैक्स के बारे में जानते हैं। टैक्स के बारे में हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम इसके बारे में जो है बहुत थोड़ा जानेंगे, क्योंकि जो पिछले के पीछे वीडियोस थे उन सभी के अंदर हमने जो टैक्स का मीनिंग क्या होता है, टैक्स की डेफिनेशन क्या होती है, वो हमने देखा था। तो कर जो है एक प्रकार का भुगतान होता है जो कि नागरिकों द्वारा या जनता द्वारा सरकार को किया जाता है, और ये जो भुगतान होता है सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो होता है कर का भुगतान करने से मना नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा हो चाहे कितना ही छोटा हो। जिस भी व्यक्ति के ऊपर कर लगाया जाता है उस व्यक्ति की ये व्यक्तिगत जिम्मेवारी बनती है कि वो उस कर का भुगतान करे, और अगर कोई भी व्यक्ति कर का भुगतान नहीं करता है या कर चोरी करता है तो उसके अनुसार जो है कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया जाता है। तो इस प्रकार से कर जो होता है वो सरकार की आय का मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि सरकार जैसे जैसे अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती जा रही है वैसे वैसे सरकार को जो है अधिक मात्रा में आय की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सरकार जो होती है कर का जो है सबसे ज़्यादा और फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर सकती है। तो कर जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। उन करों का वर्गीकरण भी हमने देखा था, जैसे एकल कर और बहुकर। एकल कर वह कर होता है जो पूरे देश में केवल एक ही प्रकार का कर लगाया जाता है, अन्य कोई कर वसूल नहीं किया जाता। बहुकर वह कर होता है जिसमें एक साथ जो है एक देश के अंदर अनेक प्रकार के करों का जो है मिश्रण लागू किया जाता है। आनुपातिक कर वह कर होता है जिसके अंदर जो है इनकम का लेवल चाहे कुछ भी हो एक निश्चित दर से जो है कर वसूल किया जाता है, तो उसको आनुपातिक कर कहते हैं। प्रगतिशील कर वह कर होता है जिसमें जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है कर की दर उसमें भी वृद्धि होती चली जाती है। और प्रतिगामी कर वह होता है जिसमें कम इनकम की लेवल के ऊपर जो है अधिक मात्रा में कर वसूल किया जाता है, और अधिक अगर कर की दर है तो उस अवस्था के अंदर जो है कम कर की मात्रा वसूल की जाती है। इसके बाद होता है अधोगामी। अधोगामी कर वह कर होता है जिसके अंदर जो है वो करों की मात्रा जो है शुरू के अंदर जो वो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे करों की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और एक लेवल के ऊपर जा कर के जो कर की दर है वो स्थिर हो जाती है। तो इसके अंदर जो आनुपातिक और प्रगतिशील कर दोनों का जो है मिश्रण होता है। इसके अलावा मूल्यानुसार कर होता है जिसमें किसी भी वस्तु की मूल्य वृद्धि जो होती है उस मूल्य वृद्धि के अनुसार कर लगाया जाता है। और विशिष्ट कर वह कर होता है जो किसी वस्तु की जो है मात्रा या इकाइयों के अनुसार कर लगाया जाता है। इसके बाद है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट रहते हैं हमेशा ही कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए, या अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताइए। तो आज हम जो है वो प्रत्यक्ष करों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले प्रत्यक्ष कर को देखते हैं कि हम होता क्या है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है पूरे कर का भुगतान उसी को करना पड़ता है, और कर की जो है राशि को वह दूसरों पर बाद में भी नहीं टाल सकता। जैसे मान लीजिए कि राम है, राम के ऊपर सरकार ने जो है कहा कि भी आपकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर 10,000 रुपये टैक्स बनता है। अब ये कर का भुगतान भी राम ही करेगा, और भुगतान करने के साथ साथ ये इस कर को आगे टाल भी नहीं सकता। यानी ये इस कर की जो मात्रा है उस मात्रा को जो है दूसरे लोगों से वसूल नहीं कर सकता। तो जिसके अंदर प्रत्यक्ष कर के अंदर जो होता है जिस व्यक्ति के ऊपर जो है कराघात और करापात जो है वो एक ही व्यक्ति के ऊपर होता है, तो उस अवस्था को हम जो है वो प्रत्यक्ष कर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आय कर है, उपहार कर है, निगम कर है, संपत्ति कर है, संपदा कर है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ये डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं। तो प्रत्यक्ष कर के अंदर जिस व्यक्ति के ऊपर कर का भुगतान कर लगाया जाता है भुगतान भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता है, और अंतिम भार भी उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है। अंतिम भार का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगा भुगतान तो उसने किया, लेकिन कई बार वो उस कर का पूरा हिस्सा या उसका कुछ हिस्सा दूसरे व्यक्तियों से वसूलने में कामयाब हो जाता है। जैसे उत्पाद कर है, अब उत्पाद कर जो होता है वो उत्पादक के ऊपर लगेगा, तो उत्पादक ने जो टैक्स दिया वो जो उसे अपनी लागत में शामिल करके कीमत में शामिल कर लेता है। तो एक बार तो उसने भुगतान किया, लेकिन अल्टीमेटली उस कर को जो उसने आगे से वसूल कर लिया, इसका मतलब वो उस कर को आगे टालने में कामयाब रहा। लेकिन प्रत्यक्ष कर के मामले में ऐसा नहीं होता, जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगता है भुगतान भी उसी व्यक्ति को करना पड़ता है और अंतिम भार भी उसी को उठाना पड़ता है।
प्रत्यक्ष कर के वापस डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनातोल मुराद। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिनका विवर्तन नहीं किया जा सकता। विवर्तन का मतलब क्या है? ए के ऊपर कर लगा, ए ने जो इसका भुगतान किया, लेकिन ए इस कर को जब बी से वसूलने में कामयाब हो जाता है, यानी इस कर का जो भार होता है वो आगे की तरफ विवर्त कर दिया जाता है, आगे की तरफ टाल दिया जाता है। इसलिए उनका भार प्रत्यक्ष रूप से उसी व्यक्ति पर पड़ता है जिससे सरकार कर वसूल करती है। तो ऐसे में जब कर का भार आगे टालना संभव नहीं होता या जब कर का विवर्तन नहीं होता, तो उस अवस्था के अंदर जो कर होता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। जेके के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा पूर्ण रूप से दिया जाता है जिस पर वह लगाया जाता है। तो ये जो दोनों डेफिनेशन है ये एक ही बात की तरफ संकेत कर रही है कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया भार भी उसी व्यक्ति को उठाना पड़ेगा। तो उस अवस्था के अंदर जो टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर कहलाता है। अब हम प्रत्यक्ष कर जो है उसके गुण या जो लाभ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है कि प्रत्यक्ष कर जो होते हैं प्रगतिशील कर होते हैं। प्रगतिशील का मतलब क्या होता है? जिन व्यक्तियों की इनकम कम है उनसे जो है कम दर से कर वसूल किया जाता है, और जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे कर की जो दर है वो भी बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार के जो ये कर होते हैं ये समानता और न्याय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। समानता का सिद्धांत के अनुसार कि सभी व्यक्तियों से कर वसूला जाना चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार। तो जब योग्यता के अनुसार कर वसूला जाता है तो जिन व्यक्तियों की इनकम कम है उनकी कर देने की योग्यता भी कम होती है, और जिनकी इनकम अधिक होती है उनकी कर देने की योग्यता भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनसे ज़्यादा मात्रा में कर वसूल करने चाहिए। जैसे भारत के अंदर आयकर है, आयकर की जो दर है उसके अंदर 5% दर, 20% दर और 30% की जो दर है वो ओल्ड स्लैब के अनुसार चलती है। तो जिनकी इनकम जो होती है 5 लाख से लेकर के 5 लाख तक की इनकम है उनसे 5% की दर से कर वसूल किया जाता है। जिनकी इनकम 5 से लेकर के 10 लाख तक है उनसे 20% की दर से कर वसूल किया जाता है, और जिनकी इनकम जो है 10 लाख से अधिक है उनसे जो है 30% के हिसाब से कर वसूल किया जाता है। तो इस प्रकार से न्याय के सिद्धांत पर भी आधारित होते हैं कि ये जो होते हैं न्यायपूर्ण होते हैं कि जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता है उससे उतना ही कर वसूल कीजिए। तो ये जो कर होते हैं डायरेक्ट टैक्स, इनके सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रोग्रेसिव होते हैं। नेक्स्ट है मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को मान लीजिए 1,000 रुपये का टैक्स भुगतान करना है, और अगर उसका जो पूरा खर्चा आता है टैक्स भुगतान करने में वो 1,000 रुपये आता है, तो ऐसे में कोई भी अतिरिक्त व्यय जो है उस व्यक्ति को कर चुकाते समय नहीं करना पड़ता। तो जब करदाता को अपने करों का भुगतान करने के लिए करते समय कर की राशि के अतिरिक्त कोई भी और व्यय ना करना पड़े तो उसे हम जो है मितव्ययी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर जो होते हैं वो ज़्यादातर जो व्यक्ति की इनकम होती है उस इनकम में से साथ साथ में कट जाते हैं, तो इसके लिए व्यक्ति को कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसे में इनके अंदर जो अतिरिक्त जो व्यय होता है वो बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है। इसलिए जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, मितव्ययी होते हैं। नेक्स्ट है निश्चितता। डायरेक्ट टैक्स या प्रत्यक्ष कर जो होते हैं ये निश्चित होते हैं। जैसे जब हमने करों की विशेषताएं के एक अच्छी कर प्रणाली की विशेषता को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जिस कर के अंदर निश्चितता होती है उस कर को जो बेहतर कर माना जाता है। तो कर की जो निश्चितता होती है उसका मतलब ये होता है कि भी करदाता को पहले से पता होना चाहिए कि उसे कर का भुगतान कब करना है, ताकि पहले से ही वो जो है उस कर की राशि का अरेंजमेंट करके रखे। दूसरा ये पता होना चाहिए कि उसे कर जो है कहाँ पर देना है, किस व्यक्ति को, किस अधिकारी को जो है कर का भुगतान करना है, और कर का जो है कितनी मात्रा के अंदर भुगतान करना है, इन सब के बारे में उसे जो है पता होना चाहिए। जब इन सब के बारे में करदाता को निश्चितता होती है कि कर कब देना है, तो उस समय वो पहले से जो है अपना अरेंजमेंट करके रखता है कि भी अब कर देने का समय आ गया है, इसलिए मैं पहले से ही कर की जो राशि है उस राशि का जो है अपने पास में जो है व्यवस्था करके अरेंजमेंट करके रखूं। उसे किस स्थान पर कर देना है, किस व्यक्ति को देना है, कितना कर देना है, अगर ये निश्चितता है तो एक व्यक्ति को जो है कर का भुगतान करने में काफ़ी सुविधा होती है। दूसरा, जब करों के अंदर निश्चितता होती है तो सरकार को भी ये पता होता है कि उसे कितनी आमदनी होगी इस साल के अंदर या इस महीने के अंदर या इस क्वार्टर के अंदर, तो उसी के अनुसार सरकार जो होती है अपने व्यय की व्यवस्था भी कर लेती है। अगर किसी क्वार्टर के अंदर सरकार को लगता है कि उसकी इनकम टैक्स से कम होने वाली है और उसका व्यय ज़्यादा होने वाला है, तो सरकार पहले से उस अतिरिक्त आय की व्यवस्था कहीं से कर लेती है। तो इस प्रकार से ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं निश्चित होते हैं,
जिनमें पहले से ही पता होता है कि भी कितना कर का भुगतान करना है, किस्तों में करना है या जो वो एक साथ करना है, कि किस व्यक्ति को भुगतान करना है, भुगतान का माध्यम क्या होगा, क्या अपने आप जो है ट्रेजरी के माध्यम से कर कटेगा या उसे जो है ऑफिस जो आयकर विभाग का कार्यालय उस कार्यालय में जाकर के कर का भुगतान करना पड़ेगा, कर का भुगतान जो वो चेक के द्वारा होगा या कैश के माध्यम से होगा, इन सब के बारे में जो बिल्कुल जो है सर्टेनिटी या निश्चितता होती है। नेक्स्ट है लोचदार। ये कर जो होते हैं लोचदार होते हैं। लोचदार का मतलब होता है कि सरकार जो है अब अगर उसको अधिक मात्रा में आय की आवश्यकता होती है तो सरकार जो है कर की दर को बढ़ा करके या कर की दर में परिवर्तन करके अपनी आय में परिवर्तन कर सकती है। तो ये जो प्रत्यक्ष कर होते हैं लोचदार होते हैं, जिस समय भी सरकार को ये लगता है कि उसे अधिक मात्रा में आय की आवश्यकता है उसी समय जो वो कर की दर के अंदर परिवर्तन करके या उसके ऊपर जो है ज्यादातर सरकार जो होती है सेस लगाती है, क्योंकि कर की दर के अंदर परिवर्तन करना जो होता है एक प्रकार से जो है काफी जो लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर जो है संसद के अंदर कानून बना करके फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर जो है डिस्कशन होता है, उसके बाद जो है वो दर जो प्रभावी होती है। लेकिन उसमें जो सरकार के पास एक अल्टरनेट होता है कि जो सरकार कर की दर होती है उस कर की दर के ऊपर सेस लगा सकती है, उस कर के ऊपर सेस लगा सकती है, उसके माध्यम से जो होता है वो सरकार आसानी से अधिक आय प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है उत्पादक। ये जो कर होते हैं डायरेक्ट टैक्स होते हैं उत्पादक होते हैं। उत्पादक होने का मतलब होता है कि इनसे सरकार को जो है अधिक मात्रा में इनकम की प्राप्ति होती है। और दूसरा, सरकार को अधिक मात्रा में आय तो प्राप्त होती है लेकिन ऐसा ना हो कि सरकार की तो इनकम बढ़े लेकिन जो उत्पादक और निवेशक होती है उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ जाए, तो उसका एक देश को नुकसान होगा। तो इनका दूसरा फायदा ये होता है कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो इनकम में से दिए जाते हैं। तो जब एक व्यक्ति की इनकम आ जाती है या अगर आप निगम कर की बात करते हैं तो प्रॉफिट में से दिए जाते हैं, तो जब इनकम और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दिया जाता है तो उसके कारण जो है एक जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर इस प्रकार की जो है अवधारणा बन गई है कि अगर आय में से कर का भुगतान होगा तो व्यक्ति जो है ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए प्रेरित होगा, क्योंकि उसको पता है कि जितनी ज्यादा इनकम होगी मैं उतना ही जो है अधिक इनकम से जो उस कर का भुगतान कर पाऊंगा। इस प्रकार से निवेश और जो आउटपुट होता है उसके ऊपर जो है प्रत्यक्ष कर का उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि अप्रत्यक्ष करों का पड़ता है। नेक्स्ट होता है सरल। ये जो टैक्स होते हैं काफी आसान होते हैं, सरल होते हैं। अब सरल होने का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो सरल होता है भुगतान, कि उत्पाद को जो करदाता है उनको भुगतान करने में आसानी होती है, क्योंकि जब भुगतान किया जाता है तो पता होना चाहिए कि भी राशि कितनी देनी है। तो इसमें राशि की गणना करना आसान होता है क्योंकि टैक्स के जो स्लैब दिए होते हैं, जैसे 5 लाख तक इनकम 5%, 5 से 10 लाख तक इनकम 20% और 10 लाख से अधिक जो इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो होता है भुगतान आसानी से किया जा सकता है। और ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स से संबंधित जो कानून होते हैं वो भी बिल्कुल सरल होते हैं कि किस प्रकार से जो कौन कौन से कानून है उस कानून की जो किस किस धारा के अंतर्गत जो है क्या क्या प्रावधान किया गया है, तो उसको भी समझना आसान होता है। तो ये जो कर होते हैं इनका भुगतान करना भी आसान होता है और सरकार के द्वारा इनसे जो आय होती है उसको इकट्ठा करना भी आसान होता है, क्योंकि ज्यादातर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो अपने आप जो है करदाताओं द्वारा सरकार के पास में जाकर के उनका भुगतान किया जाता है। तो सरकार को जो है वो ज्यादा आसानी रहती है डायरेक्ट टैक्स के अंदर कलेक्शन करने में। नेक्स्ट है सुविधा। ये कर जो है इस प्रकार से लगाए जाते हैं ताकि करदाताओं को भुगतान करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, उनको कर का भुगतान करने में आसानी रहे, सुविधा रहे। अब जब एक साथ कर का अगर इकट्ठा करना सरकार को पड़ता है और एक साथ ही जब करदाता को उसका भुगतान करना पड़ता है तो करदाता को जो उसका भार काफी अधिक लगता है। लेकिन अगर उसी कर का भुगतान थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना पड़े तो करदाता को उसका जो उतना ज्यादा वजन नहीं पड़ता और वो जो उस थोड़े पैसे का जो है आसानी से इंतजाम कर सकता है। तो ये जो ज्यादातर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उस टैक्स के अंदर करों का जो भुगतान होता है वो किस्तों में करना पड़ता है। जैसे जो अगर आप इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर एक व्यक्ति जो है अपनी इनकम के ऊपर कितना टैक्स बनेगा उसकी जो अनुमानित राशि होती है पर मंथ जो है अपनी इनकम में से कटवाता रहता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से जो है किस्तों के माध्यम से भुगतान है। तो इसमें एक व्यक्ति के ऊपर जो अचानक कर का भार नहीं पड़ता। तो ये जो सुविधा रहती है कि एक तो अपने आप तनख्वाह में से कट गए, सैलरी में से कट गए जो सैलरीड पर्सन है उनकी,
और दूसरा जो होता है, ये जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब भुगतान किए जाते हैं तो इनका ज़्यादा वजन भी महसूस नहीं होता। तो इस प्रकार से डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो काफ़ी सुविधाजनक होते हैं। नेक्स्ट, नागरिकता की भावना। जब करदाता अपनी जेब में से कर का भुगतान करता है तो उसको ये भी एहसास होता है कि उसका देश की प्रगति में योगदान है। अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति, उसने 1 लाख रुपए का जो है कर का भुगतान किया, तो उसको ये जो है फीलिंग आएगी कि भी वो उस देश का नागरिक है और सरकार इस 1 लाख रुपए का प्रयोग जो है देश की प्रगति के लिए कर रही है, उस प्रगति के अंदर जो है अपना भी कुछ हिस्सा है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि पीछे जब कोविड-19 आया, तो उस अवस्था के अंदर सरकार ने जो था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जो है कंट्रीब्यूशन लिया था कि भी आप अपनी सैलरी का जो एक हिस्सा जो है सरकार के खाते में या कोविड-19 के लिए जो कोष बना उस कोष में दीजिए। तो उसके अंदर प्रत्येक व्यक्ति ने जो है एटलीस्ट 10% दिया था। कुछ जो व्यक्ति थे, जो ज़्यादा जो है ये कह सकते हैं कि जागरूक कह सकते हैं, या ज़्यादा जो उनकी जो सोच है वो देशभक्ति को लिए हुए है, या वो देश के कल्याण के लिए अपना ज़्यादा योगदान देना चाह रहे थे, तो उन लोगों ने जो है 15-20% तक भी अपनी सैलरी का दिया था। तो उस समय सभी सैलरीड पर्सन को ये फीलिंग आ रही थी कि भी ये जो पैंडेमिक चल रहा है, उस पैंडेमिक में हमने भी जो है इस समस्या से समाधान के अंदर जो है योगदान दिया है। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति डायरेक्ट अपनी जेब में से पैसा देता है और उसको लगता है कि भी देश की प्रगति में ये पैसा काम आ रहा है, तो उसके अंदर जो है नागरिकता की भावना आती है और वो जो है अपने देश के विकास के कार्यों में ज़्यादा जागरूकता के साथ में रुचि लेता है। इसके अलावा कई बार जो व्यक्ति होते हैं, हमने देखा भी है कि कुछ ऐसे इश्यूज बन जाते हैं जिसके अंदर धन की वेस्टेज हो रही होती है सरकार के द्वारा, और व्यक्ति जो ये कहता है कि भी पब्लिक का पैसा है, और पब्लिक मीन्स मेरा खुद का पैसा है क्योंकि टैक्स के माध्यम से जो ये काम किया जा रहा है, तो उसमें व्यक्ति जो होता है वो पर्सनल इंटरेस्ट भी लेता है काम में, और इस प्रकार से जो एक प्रकार भ्रष्टाचार के ऊपर जो है रोक लगने का भी कार्य किया जा सकता है जो है डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। तो ये जो है नागरिकता की भावना वाली एक जो फीलिंग है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में तो हमें ये एहसास ही नहीं होता कि भी हम टैक्स का भुगतान कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। नेक्स्ट है आय के वितरण में समानता। ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसमें हमने देखा था कि ये प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी जिनकी इनकम कम होती है उनसे कम टैक्स लिया जाता है, और जिनकी इनकम का लेवल अधिक होता है, जिनके पास संपत्ति और धन अधिक है, उनसे अधिक कर लिया जाता है। इसलिए ये जो कर होती है ये अमीरों से अधिक मात्रा में दिए जाते हैं, और अमीरों से अगर अधिक मात्रा में कर लिए जाएंगे तो उनकी इनकम जो थोड़ी कम होगी, और उस कर से जो आय प्राप्त होती है उस आय का जो प्रयोग है वो गरीबों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसके कारण गरीबों की इनकम है उसमें वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये जो धन संपत्ति आय है उसके वितरण में डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो वो समानता आती है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं, प्रगतिशील प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिरता में सहायक। देश के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो जो सरकार की आर्थिक नीति के जो लक्ष्य होते हैं उसके अनुसार उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। जैसे देश के अंदर जो आर्थिक स्थिरता आवश्यक होती है, आर्थिक स्थिरता का मतलब है कि ना तो कीमत अधिक होनी चाहिए और ना ही कीमतों में कोई ज़्यादा गिरावट आनी चाहिए। तो कीमतों के अंदर अचानक जो होने वाले परिवर्तन है उनको सरकार डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो नियंत्रित कर सकती है। जैसे अगर हम बात करते हैं मुद्रास्फीति की, कि जब कीमतें बढ़ रही है तो बढ़ती हुई कीमतों के पीछे जो कारण है वो है मांग का बढ़ना। अब मांग इसलिए बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास में इनकम लेवल काफ़ी अधिक है। तो सरकार जो यहाँ पर क्या करती है कि सरकार जो है वो इस इनकम के लेवल को नियंत्रित करने के लिए डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देगी। जैसे डायरेक्ट टैक्स बढ़ा उसकी वजह से इनकम में कमी होगी, और इनकम कम होने के कारण जो है मांग कम होगी, और जब मांग कम होगी तो उसकी वजह से जो है कीमत स्तर में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार से जो है आर्थिक स्थिरता यानी कीमतों के अंदर स्थिरता को सरकार डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से प्राप्त कर सकती है। और अगर एक देश के अंदर जो है मुद्रा जो है विस्फीति की अवस्था है, मुद्रा विस्फीति का मतलब क्या है कि वहां पर जो है कीमतें कम हो रही है, तो उस अवस्था के अंदर सरकार क्या करेगी, टैक्स की जो मात्रा उसको कम करेगी। जब टैक्स की मात्रा कम होगी तो उस अवस्था के अंदर क्या होगा कि लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, व्यय करने के लिए इनकम बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो वो डिमांड अधिक करेंगे, और जब डिमांड अधिक की जाएगी तो उसकी वजह से जो है कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जो आर्थिक स्थिरता का लक्ष्य है ये सरकार जो है डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से प्राप्त कर सकती है।
नेक्स्ट है प्रत्यक्ष करों के दोष। अभी तक हमने देखा था कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसके जो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है काफ़ी उसके लाभ होते हैं, चाहे वो धन संपत्ति के वितरण में समानता की बात हो, चाहे आर्थिक स्थिरता की बात हो। ये कर जो होते हैं सुविधाजनक होते हैं। इन करों के अंदर जो निश्चितता होती है, प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। अमीरों के ऊपर इनका जो है अधिक प्रभाव पड़ता है, गरीबों के ऊपर इनका कम प्रभाव पड़ता है। ये समानता और न्यायपूर्ण वितरण के सिद्धांत पर भी आधारित है। तो बहुत सारे इसके जो गुण हैं। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उसके अंदर कुछ कमियां भी होती है, यानी इसके अंदर कुछ दोष भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो दोष रहित है। तो अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उसके अंदर कौन कौन से दोष है। तो सबसे पहले अलोकप्रिय है डायरेक्ट टैक्स जो होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपनी जेब में से देता है। अब मान लीजिए कि ए हम लेते हैं, ए और बी दो अवस्थाएं हैं। एक अवस्था के अंदर डायरेक्ट टैक्स लगाया गया एक व्यक्ति के ऊपर, उसे जो है 1,000 रुपए लिए गए। दूसरा, एक व्यक्ति ने जो है एक फ्रिज खरीदा और उस फ्रिज के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स जो 1,000 रुपए था। अब पहले बिना जो है वो टैक्स के जो है वो फ्रिज की कीमत 16,000 रुपए थी। अब प्लस उसके अंदर जो टैक्स और ऐड हो गया तो उसके अंदर मान लीजिए कीमत जो वो 17,000 हो गई। लेकिन दुकानदार जो उसको बताएगा कि फ्रिज 17,000 का ही है, तो उसको ये महसूस नहीं होता कि उसने 1,000 रुपए का टैक्स पे किया है। तो ऐसे में उसको जो करके भुगतान जो है उसके बारे में जो है वो भार महसूस नहीं होता, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष रूप से जो है अलग से जो ये नहीं कहा जाता कि भी आपने सामान तो खरीद लिया है, आप सामान ले जाओ, उसके बाद कि अब आपको जो इतना टैक्स भी पे करना पड़ रहा है। उसको ये लगता है कि कीमत ही है जो वो पे कर रहा है। तो ऐसे में कर का जो है अलग से एहसास नहीं होता, इसलिए दुख नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके अंदर प्रत्यक्ष रूप से जो है कर का भुगतान किया जाता है, व्यक्ति अपनी इनकम में से उसका भुगतान करता है। इसलिए करदाता को जो है उस कर का जो है प्रत्यक्ष भार महसूस होता है। और जब प्रत्यक्ष भार महसूस होता है तो उसको कष्ट भी होता है, दुख भी होता है, और इसलिए वो जो है डायरेक्ट टैक्स को पसंद नहीं करता। इस वजह से ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो लोकप्रिय नहीं होते। दूसरा है इसका कि कर से बचाव। ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इन डायरेक्ट टैक्स से जो बचने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि भी एक दुकानदार है, उसकी जो इनकम है, वो इनकम जो होती है वो महीने की जो है 5 लाख रुपए उसकी इनकम है। अब दुकानदार दो प्रकार की बही खाता रखता है, एक कच्चा बिल, एक पक्का बिल, एक कच्ची बही, एक पक्की बही। अब उसके अंदर क्या करेगा, जो उसका परमानेंट अपना हिसाब किताब है वो तो 5 लाख रुपए रखेगा, लेकिन जो उसको सरकार के पास में हिसाब किताब देना है उसके अंदर वो क्या करता है कि यहाँ पर केवल 1 लाख रुपए की अपनी जो इनकम दिखाता है। अब उसने 4 लाख रुपए के ऊपर जो इनकम टैक्स बचा लिया। इसी प्रकार से जो व्यक्ति होते हैं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनके लिए ये इनकम जो वो टैक्स बचाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी तनख्वाह जो होती है गवर्नमेंट के थ्रू आती है। सरकार को पता होता है किस व्यक्ति को कितनी तनख्वाह दी गई है, तो वो अपनी इनकम को कम नहीं बता सकते। उनको जितना टैक्स एक्चुअल में बनता है उतना ही टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जिनकी तनख्वाह सरकार के अकाउंट से नहीं आती, जितने भी व्यक्ति है जो कर के दायरे के अंदर आते हैं, वो जो है अपनी इनकम को कहीं ना कहीं कम करके दिखाते हैं। और जब वो अपनी इनकम को वास्तविक इनकम से कम बताते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, उनको कर का भुगतान भी कम करना पड़ता है जितना एक्चुअल में बनता है उससे। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति आसानी से अपनी इनकम को कम बता करके जो है इस कर से बच सकता है। नेक्स्ट है भुगतान संबंधी दिक्कतें। कई बार जो प्रत्यक्ष कर होता है उनका भुगतान करने में भी बार बार जो आयकर अधिकारियों के पास में जाना पड़ता है। अब आयकर अधिकारियों के पास इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि कई बार व्यक्ति को जो होता है अपनी जो संपत्ति कर है या जो संपदा शुल्क है उसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती कि उसे कितना भुगतान करना है। इनकम टैक्स के मामले में तो बिल्कुल सर्टेनिटी होती है, लेकिन जो अदर टैक्सेज है उनके बारे में उतनी जानकारी नहीं होती। तो इसलिए उसे जो है बार बार जो है अधिकारियों के पास जाना पड़ता है या सीए की सहायता लेनी पड़ती है। तो ये जो उसके लिए जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। या एक व्यक्ति जब सरकार को भुगतान करना पड़ता है तो सरकार उससे उसकी आय के जो कागजात भी मांगती है कि आपने ये अपनी जो इनकम दिखाई है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है अपनी इनकम 15 लाख रुपए दिखाता है, तो उसके बाद सरकार उससे कहती है कि भाई आप इस 15 लाख रुपए का ब्यौरा दो कि भी आपको कब कब किस किस सोर्स से कितनी इनकम प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति को जो है अनेक प्रकार से उसकी अलग अलग सोर्सेज से जो इनकम होती है उसका ब्यौरा भी रखना पड़ता है, जो कि काफी जो है मुश्किल कार्य होता है। तो इस प्रकार से कई बार जो इनकम टैक्स या जो अन्य प्रकार के कर होते हैं, प्रत्यक्ष कर जो होते हैं, उन करों के भुगतान करने में जो है दिक्कतों का सामना करदाताओं को करना पड़ता है।
नेक्स्ट है अमितव्ययी। कई बार ये कर जो होते हैं मितव्ययी नहीं होते। मितव्ययी का मतलब है कि जितना कर का भुगतान करना है एक व्यक्ति जो को जो अतिरिक्त कुछ व्यय ना करना पड़े। तो कई बार ये होता है कि जो करदाता जो होते हैं, जब बहुत सारे करदाता होते हैं तो उस अवस्था में सरकार के लिए अमितव्ययी हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि 10 व्यक्ति है, अब सरकार का अगर 1 रुपया भी टैक्स बनता है तो सरकार को उसको वसूल करना पड़ेगा, व्यक्ति को उसको देना पड़ेगा। अब 1 रुपये टैक्स की वसूली के लिए सरकार को हो सकता है कि भी 50 रुपये खर्च करने पड़ जाए। या कई बार हम ये देखते हैं कि 1 रुपये जो है कम ज़्यादा टैक्स हो गया, या और उस टैक्स को कम होने की वजह कम भुगतान किया गया, तो उसकी वजह से जो व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो उसमें व्यक्ति की तरफ से भी जो है कोर्ट के अंदर जो है वो लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, सरकार का भी जो लाखों का खर्च हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कर होते हैं, जब करदाताओं से थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर वसूल करने होते हैं और करदाता ज्यादा होते हैं, तो उस अवस्था में सभी करदाताओं के साथ बार बार जाना, उनसे कर इकट्ठा करना जो है काफी महंगा पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप भारत के अंदर भूमि कर का देखते हैं, जो माल जिसको बोलते हैं, जमीन के ऊपर जो हर साल या 6 महीने में जो माल वसूला जाता है, उसके अंदर जो है जमीन के ऊपर काफी थोड़ी मात्रा में ये जो भूमि कर होता है। तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जब कर इकट्ठा किया जाता है तो उसके कारण जो वो खर्चा ज्यादा आ जाता है और कर की वसूली कम होती है। तो इस प्रकार से उस अवस्था के अंदर ये जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं काफी जो है अमितव्ययी बन जाते हैं, क्योंकि इसमें उतनी इनकम नहीं होती जितना कि इनको इकट्ठा करने में व्यय करना पड़ता है। नेक्स्ट है मनमानी। ये जो इनकम टैक्स या जो अन्य प्रकार की ये जो डायरेक्ट टैक्स है, उन डायरेक्ट टैक्स की जो दर होती है वो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। लेकिन सरकार के द्वारा जो दर निर्धारित की जाती है उसके लिए सरकार के पास में अभी तक कोई जो है वैज्ञानिक तरीका नहीं है कि इसके अनुसार जो है हम जो है कर का निर्धारण कर रहे हैं, इतनी कर जो है वैज्ञानिक तरीके से उपयुक्त है। तो कोई वैज्ञानिक सिद्धांत न होने से, वैज्ञानिक तरीका न होने की वजह से जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, प्रत्यक्ष करों की दर जो है वो सरकार द्वारा मनमाने ढंग से तय की जाती है। और जब मनमाने ढंग से कर की दर जो है तय की जाएगी तो उस अवस्था में कर की दर जो काफी अधिक होने की संभावना होती है, क्योंकि सरकार ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करना चाहती है। तो उसकी वजह से जो करदाता होते हैं उनके ऊपर जो है काफी अधिक बोझ इन टैक्सेस का पड़ता है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण में बाधा। जब कर बहुत अधिक मात्रा में लगाए जाते हैं, क्योंकि कर जो होते हैं वो इनकम के ऊपर लगाए जाएंगे और इनकम की वजह से जो है सेविंग होती है। अगर इसके ऊपर टैक्स की मात्रा जो है अधिक है तो उसकी वजह से ये जो सेविंग है ये कम होगी, और जब सेविंग कम होगी तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में भी कमी होगी, और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो उसकी वजह से जो पूंजी निर्माण है उस पूंजी निर्माण के अंदर कमी आती है। तो ये जो प्रत्यक्ष कर होते हैं व्यक्ति की इनकम में से दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो होता है व्यक्ति की आय का स्तर कम हो जाता है, और आय का स्तर कम होने के कारण जो है एक व्यक्ति के पास में निवेश करने के लिए पूंजी कम बचती है, और उसके कारण जो है निवेश कम होगा तो पूंजी निर्माण में भी कमी आती है। तो इस प्रकार से जो डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो पूंजी निर्माण में बाधा बनते हैं। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव। अब बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जिनके अंदर देश के अंदर पूंजी की कमी होती है। अब वो अपना विकास करने के लिए उस पूंजी की जो कमी है उसकी पूर्ति विदेशों से पूंजी के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन जिस देश के अंदर डायरेक्ट टैक्स बहुत अधिक होते हैं, जिसे लाभ के ऊपर बहुत ज्यादा कर लिया जाता है, इनकम के ऊपर बहुत ज्यादा कर लिया जाता है, तो उस अवस्था के अंदर जिन देशों के अंदर विदेशों की पूंजी लगाने के लिए लोग इच्छुक हैं, तो उन जब विदेशी लोग उस देश के अंदर पूंजी लगाएंगे तो उन्हें अधिक मात्रा के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। अब जब अधिक मात्रा के अंदर डायरेक्ट टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा तो वो लोग जो उस देश में निवेश नहीं करेंगे, उस देश में पूंजी नहीं लगाएंगे। अब एक देश के नागरिक तो अगर कर की दर अधिक है तो बाहर जा नहीं सकते अपने देश को छोड़ करके, लेकिन जो विदेशी लोग उस देश के अंदर निवेश करने के लिए आना चाह रहे हैं उनके पास में तो दूसरे देशों के ऑप्शन होते हैं। जिन देशों के अंदर उनको कर की दर कम दिखाई देती है उस देश के अंदर वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ऐसे में जब प्रत्यक्ष कर की दर बहुत अधिक होती है तो उसके कारण विदेशी पूंजी का आवागमन जो है उस देश के अंदर कम होता है, उस देश में प्रवाह जो है कम होता है। तो इसके कारण जो है जब निवेश कम होगा तो उसके कारण एक देश के अंदर जो है विकास में भी बाधा आएगी, पूंजी निर्माण है उसमें भी गिरावट आती है। इसके बाद है कर के स्रोत संबंधी कठिनाई। प्रत्यक्ष कर के संबंध में समस्या आती है कि किस स्रोत पर कर लगाया जाए, क्योंकि ये जो कर होते हैं वो ज्यादातर जो होते हैं या तो आय के ऊपर लगाए जाते हैं और या संपत्ति के ऊपर लगाए जाते हैं। और इसके साथ ये भी प्रयास होता है कि कर इस प्रकार से लगाया जाता जाए ताकि
जिस व्यक्ति के ऊपर कर लगाया गया है अंतिम भार भी उसी पर पड़े, यानी उस कर के भार को दूसरों पर टाला ना जा सके। तो ऐसे में जो आयकर और जो संपत्ति कर होते हैं वही लगाए जाते हैं। तो आय और संपत्ति जो होती है वही जो है अच्छे स्रोत माने जाते हैं। लेकिन ये कई बार जो है अन्यायपूर्ण भी लगते हैं। अन्यायपूर्ण इसलिए लगते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने दिन रात मेहनत की, लगातार मेहनत कर रहा है, खून पसीना उसका बह रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो होता है अपनी पूंजी को उधार देता है, और दोनों को जो है एक समान मात्रा में आय प्राप्त होती है। तो समान मात्रा में आय पर कर भी समान देना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति ने दिन रात मेहनत की, उसकी इनकम जो 10 लाख रुपए है, दूसरे व्यक्ति ने जो है पूंजी उधार दी या अपना जो मकान है वो किराए पर दिया, दुकानें किराए पर दी, उसको भी 10 लाख की इनकम हो रही है, तो दोनों को समान टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जिसने पूंजी उधार दी, अपने मकान किराए पर दी या दुकानें किराए पर दी, उसने उस इनकम के लिए वर्तमान में कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं की है, लेकिन जिसको ने मेहनत करके पैसा कमाया है वो भी उसी के समान ही टैक्स दे रहा है। तो इस प्रकार से कई बार जो होता है ये ऐसा लगता है कि ये जो मेहनती लोग हैं उनको भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है, और जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की उनकी भी इनकम हो रही है, उनको भी उसी तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो इस प्रकार से समान रूप से जब दोनों व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है तो उसके कारण जो ये अन्यायपूर्ण लगता है। जबकि ऐसा लग रहा है कि जिस व्यक्ति के ने मेहनत करके बहुत ज़्यादा इनकम कमाई है उसको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, और जिसने इनकम प्राप्त करने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं की है उस व्यक्ति के ऊपर जो है ज़्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभी से जो है कर जो वो समान मात्रा में लिया जाता है, जिसके कारण कई बार जो होते हैं ये कर जो है अन्यायपूर्ण महसूस होते हैं। नेक्स्ट है संकुचित आधार। ये जो कर होते हैं इनका जो बेस होता है वो काफ़ी जो है संकीर्ण या संकुचित होता है, क्योंकि ये कर जो होते हैं जनसंख्या के एक बहुत थोड़े हिस्से पर ही लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये जो कर होते हैं या तो ये आय पर लगते हैं या संपत्ति पर लगते हैं। तो आय की भी एक सीमा होती है कि जैसे भारत के अंदर न्यूनतम सीमा 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख से कम जिनकी इनकम है उससे जो है किसी प्रकार का कोई टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख है या उससे कम है, तो वो तो कर के दायरे से बाहर हो गए। अब 2.5 लाख से ऊपर वाले व्यक्ति जो है उनकी संख्या थोड़ी है, तो ऐसे में बहुत कम लोगों से जो ये कर वसूल किया जाएगा। इसी प्रकार से संपत्ति कर जो होता है उसके अंदर भी एक कोई संपत्ति की सीमा होती है, उसकी वजह से ये जो टैक्स होते हैं एक निश्चित संपत्ति से अधिक संपत्ति होने पर भी उससे वसूल किए जाते हैं। तो उस अवस्था के अंदर भी ये जो होते हैं ज़्यादातर लोगों से कर वसूल नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते। तो इस प्रकार से ये जो आयकर जो प्रत्यक्ष कर होते हैं, ये प्रत्यक्ष कर जो होते हैं देश के एक थोड़ी से हिस्से के द्वारा ही इनका भुगतान किया जाता है, उन्हीं के ऊपर ये कर जो है लागू होते हैं। बाकी ज़्यादातर जो जनसंख्या होती है वो इस कर के दायरे से बाहर रहती है। आगे नागरिकता की भावना का अभाव। अब पीछे हमने देखा था कि जो व्यक्ति कर का भुगतान करते हैं उनमें नागरिकता की भावना आती है, उनको लगता है कि उनका भी देश के विकास में योगदान है। लेकिन अभी पीछे पॉइंट में हमने देखा कि प्रत्यक्ष कर जो होते हैं जनसंख्या के एक थोड़े हिस्से से ही वसूल किए जाते हैं। एक बहुत बड़ा जो तबका है, जैसे मान लीजिए कि टोटल पॉपुलेशन है और ये जो पॉपुलेशन है ये कर दे रही है, ये जो पॉपुलेशन ये कर के दायरे से बाहर है। तो अगर कर से नागरिकता की भावना आती है तो केवल इतनी जनसंख्या के अंदर ही नागरिकता की भावना आई, बाकी इन लोगों ने करों का कोई भुगतान नहीं किया, इसलिए इनके अंदर जो राष्ट्रीयता की भावना नहीं आ पाती, इनके अंदर जो नागरिकता की उतनी भावना विकसित नहीं हो पाती। अब ऐसे में ये क्या करेंगे, अगर कोई सरकारी संपत्ति है तो इनको तो ये ऐसा लगेगा कि भी हमारी इनकम में से तो बने हुए नहीं है, ये उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे, क्षति पहुंचाएंगे। तो जिन व्यक्तियों ने टैक्स दिया है वो उसकी रक्षा करेंगे, उसको बचाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो हमारे इनकम टैक्स या हमारे जो प्रत्यक्ष कर हमने भुगतान किया उस कर के कारण ये चीज़ें बनी है। तो ऐसे में ये चीज़ें जो लंबे समय तक चलनी चाहिए, इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। तो ये कर जो होते हैं उन लोगों के अंदर नागरिकता की भावना पैदा नहीं कर पाते जो लोग इस कर के दायरे से बाहर रहते हैं। अब हम मूल्यांकन का पार्ट देखते हैं कि अब तक हमने जो किया है उसके अंदर जो है कितना कुछ आपको समझ में आया है। सबसे पहले प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, दूसरा प्रत्यक्ष करों के क्या क्या गुण है, यानी इसकी जो मेरिट्स या इसके लाभ हमें बताने हैं। तीसरा है कि जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उसके क्या क्या अवगुण है, अवगुण कहो, दोष कहो, या इसकी जो हानियां है वो कहो। तो ये जो है आपको इन तीनों क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन के जवाब अच्छे तरीके से दे पाते हो तो आपको ये टॉपिक क्लियर है, अदरवाइज आप इस टॉपिक को दोबारा समझिएगा ताकि ये टॉपिक जो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक समाप्त होता है।
धन्यवाद।